मंगत की तजवीज पर गौर करने से पहले मुझे इस बात पर हैरत हुई कि उसके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई कि वो मुझे हर कीमत पर अपने साथ शिकार पर ले जाना चाहता है और मेरी तरफ से पेश किया गया इतना ठोस उज़्र भी खातिर में लाने को तैयार नहीं। बहरहाल मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ से जान छुड़ाकर निकलने का रास्ता हमवार किया था और अब इरादा बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा मैंने नर्म लेकिन बेलचक लहजे में कहा, मैं तुम्हारी इस पेशकश के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ मंगत भैया, मगर ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है। गुजरात समाचार मेरे लिए एक इश्क की हैसियत रखता है। मैं सिर्फ अपना दिल खुश करने के लिए अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे कल ही अहमदाबाद जाना है, मगर मेरी दरखास्त है कि आप लोग हमारी खातिर अपना प्रोग्राम खराब न करें। खुशकिस्मती से मेरे लहजे की मजबूती मेरे इरादों की कतईयत उन बाप बेटों तक पहुंचाने में कामयाब रही। मैंने ब्रिगेडियर अग्रवाल और जगत को तायद में गर्दन हिलाते देखा। अलबत्ता मेरे इसरार पर मंगत अपनी बदमज़गी छुपाने में नाकाम रहा। उसने इतना बुरा सा मुंह बनाया जैसे कड़वा बादाम दांतों तले आ गया हो। इससे पहले कि वो मुझे कायल करने के लिए मजीद कुछ कहता, ब्रिगेडियर ने खाना खाते खाते हाथ रोक लिए। अगले ही लम्हे उसे जोर की हिचकी आई। उसने जल्दी से पानी से लबरेज ग्लास मुंह से लगा लिया और 2 ही घूंट में खाली कर दिया। तभी जगत ने तशवीश भरे लहजे में बाप को मुखातिब किया, आप ठीक तो हैं पिताजी? ब्रिगेडियर अग्रवाल ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोला हाँ मैं ठीक हूँ, असल में सीख कबाब काफी तीखे हैं। इतना कहते ही उसे एक बार जोरदार हिचकी आई और इससे पहले कि वो पानी पीता यके बाद दीगरे हिचकियों ने उसे गोया हिला डाला। जगत ने जल्दी से कहा, आपका अल्सर तेज मिर्चों पर रिएक्शन दे रहा है पिताजी, आप और कबाब न खाएं वरना। तभी ब्रिगेडियर अग्रवाल को एक और जोरदार हिचकी आई और उसने लगभग चीख कर अपने अर्दली को पुकारा, बल्लू जल्दी से फ्रिज में से मेरे अल्सर का सिरप। इतना कहते ही उसे एक बार फिर हिचकियों का दौरा पड़ गया। तभी मंगत ने नाराज लहजे में कहा, मैंने उस कबाबी मुस्ले को कहा भी था कि मिर्चें ज्यादा न डालना, मगर उसने फिर भी कबाब और टिक्के बहुत तीखे बना दिए। जगत ने भी नाराज लहजे में कहा, तुम फिर कभी वहाँ से कबाब न लाना मंगत भैया, पिताजी को सीख कबाब सबसे ज्यादा पसंद हैं और यही सबसे ज्यादा तीखे हैं। फिर वो ब्रिगेडियर अग्रवाल से मुखातिब हुआ, बोला पिताजी आप सिरप पी ले, मगर उसके बाद मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, कहीं अल्सर रात को और ज्यादा तंग न करे। ब्रिगेडियर ने नफी में सर हिलाया, बोला सिरप से अल्सर काबू में आ जाएगा, 1 चम्मच अभी पी लूंगा, दूसरी खुराक रात के आखिरी पहर तुम दोनों को रवाना करने के बाद। एक जोरदार हिचकी की वजह से उसकी बात अधूरी रह गई। तभी अर्दली बलराम दवाई की बड़ी सी शीशी लिए नमूदार हुआ। अल्सर के सिरप का एक बड़ा चम्मच पीने के कुछ ही देर के बाद उसकी हालत कुछ संभल गई। अलबत्ता उसने खाने में दोबारा हाथ नहीं डाला। कुछ देर के बाद चाय पीते हुए मजीद बहस के बाद मैंने अपनी बात मनवा ली। अलबत्ता मुझे लगा कि मेरी जिद मंगत को एक आंख नहीं भाई, मगर मुझे भला उसकी खफगी की क्या परवाह हो सकती थी। खाने पीने से फारिग होने के बाद ब्रिगेडियर अग्रवाल ने हुक्म सादिर किया कि जगत और मंगत को रात के आखिरी शिकार की मुहिम पर निकलना है और मेहमान भी कल रवाना होने वाले हैं। लिहाजा इसलिए बेहतर यह है कि भरपूर नींद लेने के लिए आज रात गपशप और हल्ले गुल्ले की महफिल न सजाई जाए। चुनांचे मैं और मंगत हस्बे हुक्म अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए। मंगत शायद अपने दिल में मौजूद खफगी की वजह से मुझसे गुफ्तगू से बचने के लिए मेरी तरफ पीठ करके लेट गया, मगर मेरे जहन पर गुज़श्ता रात से उसकी तरफ से पुरस्कार अंदाज में छुपाए गए कैनवस बैग का तजस्सुस सवार था। लिहाजा मुझे जल्दी सोना दुश्वार हो रहा था। मैं आंखें बंद किए कोई घंटा भर जागता रहा। मैं इस दौरान में मंगत के सोने या जागने का अंदाजा लगाने की कोशिश भी करता रहा, मगर मैं हतमी तौर पर अंदाजा न लगा सका। दरअसल मेरा तजस्सुस मुझे बार बार उकसा रहा था कि मंगत के गहरी नींद में जाने का यकीन होते ही चौबारे का रुख करूं और वो कैनवस बैग ढूंढ कर पता लगाऊं कि आखिर उस बैग में कौन सी ऐसी खुफिया चीज है जिसे पोशीदा रखने के लिए मंगत इतनी एहतियात से काम ले रहा है। मगर तवील इंतजार के बावजूद मुझे मंगत के गहरी नींद में होने का मुकम्मल यकीन न हुआ। फिर जाने कब मेरी आंख लग गई, खुदा जाने मैं कितनी देर सोया था। अचानक जाने किस वजह से मेरा दिमाग गुनूदगी से जाग उठा और मेरी नींद उचट गई। ताहम मैंने आदतन फौरी तौर पर आंखें खोलने या उठकर बैठने से गुरेज किया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी छठी हिस्स ने मुझे क्यों जगा दिया है। तभी मुझे लगा कि कोई अपनी दानिस्त में कमरे में बेआवाज कदमों से चल रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़का। ये यकीनन मंगत है जो शायद उस कैनवस बैग का जायजा लेने या अपने साथ रखने के लिए आज रात फिर चौबारे का रुख करने वाला है। ऐन मुमकिन है वो ये बैग अपने साथ शिकार पर ले जाना चाहता हो। मेरे अब तक के अंदाजे के मुताबिक ये चरस या कोकेन जैसे किसी नशे का मामला था। अपने सख्त गिर बाप के अताब के डर से वो अपनी ये लत हर कीमत पर पोशीदा रखना चाहता होगा। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए बहुत एहतियात से पलकों के दरमियान बारीक सी झर्री बनाकर जायजा लिया।
अगले ही लम्हे मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा। वो मोहूम आहट मंगत के कदमों की नहीं थी। मेरे सामने एक ऐसा शख्स मंगत की पांति की तरफ खड़ा था जिसकी वहां निस्फ रात को मौजूदगी का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरे देखते ही देखते उसने हाथ आगे बढ़ाया और मंगत को जगाने के लिए बहुत धीरे से उसके बाएं पांव का अंगूठा हिला दिया। ये मंजर मेरे लिए बेहद सनसनीखेज था। मैंने उस बंगले में आमद के बाद से अब तक जो मुशाहिदा किया था उसकी रोशनी में मेरे जहन में ये तासुर था कि मंगत अपने बाप के ओहदे के जोम में अर्दली बलराम उर्फ बल्लू पर बेदरीग जायज नाजायज हुक्म चलाना और उससे वही हाकिमाना सलूक करना चाहता था जो आम घरेलू मुलाजमीन से बरता जाता है। मगर बल्लू उस घराने का तनख्वाहदार मुलाजिम होने की बजाय फौज के महकमे का भर्ती करदा होने और उससे बढ़कर ब्रिगेडियर अग्रवाल की पुश्त पनाही की वजह से मंगत की गैर मशरूत ताबेदारी के लिए तैयार नहीं था और अक्सर बेनियाजी से उसका हुक्म टाल देता था। यही वजह है कि मंगत उससे बुरी तरह खार खाता है और कोई मुनासिब मौका मिला तो उससे जरूर हिसाब बराबर करेगा। मगर उस वक्त मुझे जो मंजर नजर आ रहा था वो मेरे इस तासुर, इस तखमीने के बिल्कुल उलट था। बल्लू खुद से कुत्ते बिल्ली का बैर रखने वाले मंगत को बहुत यगानगत मगर राजदारी से जगा रहा था। उसके अंदाज में ऐसा एतमाद था जैसे पूरा यकीन हो कि गहरी नींद से जगाए जाने के बावजूद मंगत उसकी हरकत का कतन बुरा नहीं मनाएगा, जैसे वो उसके हुक्म की बजा आवरी के लिए ही ये सब कर रहा है। मेरे जहन में फुलझड़ी सी जगमगाई। यकीनन ऐसा ही है। बल्लू और मंगत का आपस में कोई ऐसा गठजोड़ है जिसे ये सब घर वालों से पोशीदा रखना चाहते हैं और दोनों के माबैन मसनूई कशीदगी इस खुफिया बंधन को छुपाने की ही एक कोशिश है जिससे मैं महज इत्तेफाकन आगाह हो गया हूँ। मगर ये गठजोड़ है किस मकसद के लिए? मेरे देखते ही देखते मंगत बेदार हो गया। उसने लेटे लेटे मंगत की तरफ देखकर दोस्ताना अंदाज में असबात में सर हिलाया और फिर गर्दन के हल्के से झटके से उसे कमरे से बाहर निकल जाने को कहा। बल्लू की राहदारी में नजरों से ओझल हो जाने के बाद मंगत बेआवाज अंदाज में उठा और फिर गहरी नजरों से मेरा जायजा लेने लगा। मैंने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली। मैं पहले ही हमवार अंदाज में सांस ले रहा था। बिलाखिर वो मुतमईन होकर पलंग से उतरा और गालिबन गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा। मैंने बदस्तूर आंखें बंद रखी। मेरी समात ने बताया कि वो जल्द ही वापस लौट आया है, मगर दोबारा बिस्तर पर जाने की बजाय गालिबन कमरे से बाहर जा रहा है। मैंने महज चंद सानियों के वक्फे से भिंची पलकों के दरमियान से जायजा लिया। कमरा खाली था और राहदारी में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ये जानने के लिए बेताब था कि उन दोनों महाशों के दरमियान क्या घपला चल रहा है। लिहाजा मैंने मजीद इंतजार करने की बजाय फौरन हरकत में आने का फैसला किया। मैं बेआवाज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर निहायत एहतियात से राहदारी में बाएं तरफ यानी नशिस्त गाह की तरफ देखा और उधर कोई नजर न आने पर मैंने दाएं तरफ देखा। मुझे फौरन ही गर्दन पीछे खींचना पड़ी क्योंकि मंगत और बल्लू राहदारी के मोड़ पर पहुंचने वाले थे और जीने की तरफ मुड़ते हुए उनकी नजर बासानी मुझ पर पड़ सकती थी। मुझे देखने की जरूरत थी भी नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वो दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, बल्कि मैं ये भी अंदाजा लगा सकता था कि वो दोनों गालिबन कुछ ही देर के बाद एक बार फिर वापस नीचे आएंगे और कैनवस का वो बैग उन दोनों के साथ होगा। मंगत इसी मकसद के लिए उसे साथ ले जा रहा है। ये भी मुमकिन है मंगत उस बैग को पोशीदा रखने की जगह दिखाकर वापस लौट आए। वो कैनवस बैग मेरे लिए हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद से मजीद पुरस्कार होता जा रहा था। मंगत और बल्लू के खुफिया मरासिम ने मामला मजीद उलझा दिया था। मुझे फौरी फैसला करना था, मैं उन दोनों के पीछे जाऊं या यहीं रुककर उन दोनों की वापसी का इंतजार करूं। ज्यादा सोचने की मोहलत नहीं थी। वो दोनों भी ज्यादा देर ऊपर रुकने वाले नहीं थे। अगर मुझे उनके पीछे ऊपर जाना है तो फौरन हरकत में आना चाहिए। हो सकता है ये दोनों बराह रास्त निचली मंजिल पर आने की बजाय दूसरी मंजिल की तरफ चले जाएं और मैं कोई बहुत ही अहम बात जानने से महरूम रह जाऊं। मैं तेजी से राहदारी में दाएं तरफ बढ़ा, राहदारी के मोड़ पर पहुंचा और फिर रुककर अपनी कुव्वत समात आजमाने की कोशिश की। मुझे कदमों की बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो दोनों अभी जीने पर ही थे और अब गालिबन दूसरी मंजिल से छत की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बिला तवक्कुफ मुड़कर राहदारी में जीने की तरफ बढ़ा और फिर बेआवाज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं पहली और दूसरी मंजिल के दरमियान ही था कि छत वाला दरवाजा बंद होने की बहुत धीमी सी आवाज सुनी। उसके साथ ही मैंने रफ्तार तेज कर दी और दूसरी मंजिल पर पहुंचने की बजाय बगैर रुके ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। मैंने जीने के दरवाजे पर पहुंचकर चंद लंबी लंबी सांसें भरकर तनफ्फुस बहाल किया और फिर दरवाजा थोड़ा सा धकेल कर झर्री से अंदर झांका। फीकी पड़ती तारीकी में मुझे उन दोनों के हयूले दाएं तरफ दिखाई देने वाले चौबारे की तरफ बढ़ते नजर आए। उनकी रफ्तार काफी तेज लग रही थी। फिर वो दोनों दरवाजे पर पहुंच गए। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन दोनों में से किसी ने सिगरेट लाइटर जलाया और चौबारे में जर्द सी रोशनी फैल गई।
मैंने गौर से देखा तो मुझे मालूम हो गया कि सिगरेट लाइटर बल्लू के हाथ में है, जबकि मंगत नजरों से ओझल हो गया था। मगर कुछ ही देर के बाद वो दोबारा नमूदार हुआ। मंजर वाज़ेह नहीं था, मगर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने हाथ में वही कैनवस बैग उठा रखा है। अगले ही लम्हे बल्लू ने वो बैग खुद ले लिया और उसके साथ ही सिगरेट लाइटर बुझा दिया। तारीकी फैलते ही वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैंने चौबारे का दरवाजा बंद होने की धीमी सी आवाज सुनी। अगले ही लम्हे मैंने जीने का दरवाजा पूरी तरह बंद किया और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। राहदारी का मोड़ घूमने के बाद मैं ठहर गया और अपना तनफ्फुस मामूल पर लाने के लिए तेज तेज सांसें ली। अलबत्ता मेरा दिल बदस्तूर धड़ धड़ कर रहा था। मेरे कान बदस्तूर जीने की तरफ लगे हुए थे। अगले चंद लम्हों में वाज़ेह होने वाला था कि वो दोनों दूसरी मंजिल पर ठहरते हैं कि जमीनी मंजिल पर आ जाते हैं। मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। कुछ ही देर के बाद जीने पर उन दोनों के उतरने की आहट सुनाई थी। मैं फौरन ही पलटा और लगभग उड़ता हुआ अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। अगले ही लम्हे मैं बिस्तर पर दराज होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा ताकि मेरा तनफ्फुस मामूल पर आ सके। अलबत्ता मेरे कान बदस्तूर राहदारी की तरफ लगे हुए थे। कुछ देर के बाद मुझे राहदारी में कदमों की आहट सुनाई दी, मगर मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि उन दोनों में से कोई भी अंदर दाखिल नहीं हुआ है, बल्कि वो दोनों यकीनन बंगले की नशिस्त गाह की तरफ चले गए हैं। ये इदराक होते ही मैं एक बार फिर उठ बैठा। उनकी नियत और इतनी रात गए की जाने वाली इन पुरस्कार हरकतों का मकसद समझना मेरे लिए बहुत जरूरी था। बस थोड़े ही वक्फे के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने दरवाजे से झांक कर बाएं तरफ देखा तो उधर कोई नजर न आया। मैं तेज लेकिन खामोश कदमों से राहदारी में आगे बढ़ा और मोड़ पर रुककर कुछ सुनगुन लेने की कोशिश की। नशिस्त गाह में मुकम्मल सन्नाटा था। वो दोनों यकीनी तौर पर बावर्ची खाने और खाने के कमरे वाली राहदारी में चले गए थे। मामला फैसला कुन रुख इख्तियार करता जा रहा था, लिहाजा मैं देखे जाने का खदशा नजरअंदाज करके आगे बढ़ा और नशिस्त गाह से राहदारी के सिरे पर पहुंच गया और फिर बहुत एहतियात से झांक कर अंदर देखा। मुझे नीम तारीख राहदारी में बावर्ची खाने के खुले दरवाजे से रोशनी बाहर आती नजर आई। फासला कुछ इतना ज्यादा नहीं था, जबकि सन्नाटा भी मेरी मदद कर रहा था, लिहाजा मैं मंगत के धीमे लहजे में बोलने की आवाज सुनने में कामयाब हो गया। अलबत्ता उसके अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लेकर मजीद खतरा मोल लेने का फैसला किया और दबे पांव बावर्ची खाने के दरवाजे के पास पहुंच गया। तभी मैंने मंगत को कदरे नाराजी से कहते सुना, नहीं यार, मैंने कहा ना, बस 3-4 कतरे ही काम कर जाएंगे, ज्यादा डाल दिए तो जायका बिगड़ सकता है, और वो वाली बात याद है ना? बलराम ने जवाब में जल्दी से कहा, बिल्कुल याद है। मुझे आप लोगों के जाने के बाद आज सुबह दोनों काम एक ही वक्त करने हैं और ये पहले से मिलाकर नहीं रखना। ये सुनकर मंगत ने मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है, अब इन दोनों चीजों को मेरे सामने अच्छी तरह छुपा कर रख दो कि किसी और की नजरों में न आए और मैं वापस आते ही इन्हें गायब कर सकूं। बल्लू ने उसे बेफिक्र हो जाने को कहा। उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि वो दोनों बावर्ची खाने से बस निकलने ही वाले हैं, लिहाजा मैं तेजी से नशिस्त गाह की तरफ बढ़ा। मेरा कयास ही नहीं बल्कि पुख्ता यकीन था कि वो दोनों नशिस्त गाह की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि उनकी मंजिल गालिबन बल्लू का रिहायशी क्वार्टर होगी। लिहाजा मैंने नशिस्त गाह वाला मोड़ घूमकर एक बार फिर अपने कान राहदारी पर लगा दिए। मुझे लगा कि उन दोनों के कदमों की चाप दूर होती जा रही है। मैंने जल्दी से झांक कर देखा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। बावर्ची खाने का दरवाजा अब भी खुला था और रोशनी भी बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे देखने में कोई मुश्किल पेश न आई कि वो दोनों राहदारी के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ रहे थे। उन दोनों की पीठ मेरी तरफ थी, लिहाजा मुझे नजरों में आने की उतनी फिक्र नहीं थी। वैसे भी मैं एक लम्हे के 20वें हिस्से में पीछे हटने के लिए तैयार था, मगर उसकी नौबत न आई। वो दोनों राहदारी के आखिर से पहले वाले दाएं तरफ वाले कमरे के दरवाजे पर रुके और अंदर दाखिल हो गए। अगले ही सानिये कमरे के दरवाजे से रोशनी झांकने लगी। मेरा दिल चाहा कि दौड़कर उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाऊं, मगर मुझे अंदाजा था कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं उनकी नजरों में आ गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उसके बाद मेरे लिए ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि उन दोनों खबीसों के क्या इरादे हैं। उन दोनों की ये पुरस्कार हरकतें किस साजिश का पेश खैमा है। मैंने जो कुछ देखा और जितना सुना, उससे इतना अंदाजा लगाना तो मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि ये दोनों कोई बहुत ही खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने वहीं से जायजा लेने का फैसला किया। ज्यादा देर न लगी, कमरे के दरवाजे से निकलने वाली रोशनी में एक साया दिखाई दिया। मेरे गर्दन पीछे खींचने से पहले वो हयूला कमरे से बाहर आ चुका था। मैंने एक नजर में देख लिया कि वो मंगत था। मैं जल्दी से पीछे हट गया। अगले ही सानिये मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने एक बार फिर बिस्तर संभाल लिया और झूठ मूठ की गहरी नींद में डूब गया।
ये अलग बात है कि मेरे कान अब भी राहदारी पर ही लगे हुए थे। मंगत ने मुझे ज्यादा इंतजार न करवाया। वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, मगर मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल न था। इसकी वजह भी साफ जाहिर थी। उसे और जगत को ज्यादा से ज्यादा 1 आध घंटे में शिकार के लिए रवाना होना था। इतनी सी देर के लिए सोने की गुंजाइश ही कहाँ थी। मैंने उसके सोने जागने पर लानत भेजी और अब तक जो कुछ मुशाहिदे में आ चुका था उस पर गौर शुरू किया। इसमें कोई शुबा नहीं कि बल्लू इस सारे खेल में मंगत के इशारे पर सब कुछ कर रहा है और ये किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस हैं जिससे ये हर कीमत पर सबकी नजरों से पोशीदा रखना चाहते हैं। जाहिर है ऐसी कोई सरगर्मी किसी नेक मकसद के लिए तो नहीं हो सकती। अभी ये पता लगाना बाकी था कि वो कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, मगर ये समझना मुश्किल नहीं था कि इस पुरस्कार कार्रवाई का शायद फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है, जिसकी तैयारी मंगत गालिबन बहुत पहले से कर रहा है। मगर पुरस्कार कैनवस मंगत की तरफ से बल्लू के हवाले करने से साफ लग रहा था कि उसने अपना खुफिया मंसूबा अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बल्लू को सौंप दी थी। कोई 15-20 मिनट गुजरे थे कि राहदारी में एक बार फिर आहट हुई। इस बार कदमों की आवाज भारी और एहतियात से आ रही थी। चंद ही सानियों के बाद कमरे में एक बारोब लेकिन धीमी आवाज गूंजी, मंगत उठ जाओ। मैंने पहला जुमला बल्कि पहला लफ्ज सुनते ही पहचान लिया था कि ये ब्रिगेडियर अग्रवाल की आवाज है। बच्चों का हर तरह से ख्याल रखने वाले बाप की तरह वो रवानगी का वक्त करीब आते ही मंगत को जगाने आ गया था। उधर वो लानती मंगत अपनी गहरी नींद सोने का नाटक हकीकत बनाने के लिए जागा होने के बावजूद पहली बार पुकारने पर बेदार न हुआ। मजबूरन ब्रिगेडियर अग्रवाल को अपनी आवाज बुलंद करना पड़ी। बिलाखिर मंगत जाग ही गया और मसनूई बौखलाहट के साथ बोला, जी हाँ पिताजी, क्या हुआ? उसका अंदाज ब्रिगेडियर अग्रवाल का पारा बुलंद करने के लिए काफी था। उसने अपनी आवाज की लगाम छोड़ दी और कड़क कर कहा, तुम होश में तो हो? नींद ने बावला कर दिया है क्या? उठो, तुम लोगों के शिकार पर जाने का वक्त हो गया है। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि मेरा अब भी सोया रहना गैर फितरी होता, इसलिए मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मंगत ने जमाई लेकर अपनी घड़ी पर निगाह डाली और फिर अंगड़ाई लेकर कहा, ठीक है पिताजी, मैं जाग गया हूँ। आप जाकर जगत को जगाएं और कहें कि जल्दी से तैयार होकर आ जाए। ये सुनकर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने कहा, नहीं, मुझे जवान बेटे और बहू के कमरे का बंद दरवाजा खटखटाते ला जाती है। वैसे भी दरवाजा बजाने से बच्चे जाग गए तो मसला हो जाएगा। तुम जगत की फिक्र न करो, मुझे पता है उसे जगाने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही जाग चुका होगा और तैयार होकर बस पहुंचने ही वाला होगा। इस बिलवास्ता तौहीन पर मंगत की पेशानी पर नाराजी की शिकने उभरी, मगर उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया और खुशगवार लहजे में बोला, चलें ठीक है, मैं जाकर अपनी गाड़ी की फाइनल चेकिंग करता हूँ, आप जगत को वहीं भेज देना। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने कहा, फिक्र न करो, तुम्हारी गाड़ी तैयार करने तक वो पहुंच जाएगा। और हाँ, बलराम को जगाने की जरूरत नहीं है, चाय वगैरह चाहिए तो खुद जाकर पी लेना। मंगत ने कहा, नहीं पिताजी, हम केकरी पहुंचकर ही नाश्ता करेंगे। आप ये बताएं कि आपके अल्सर ने रात को तंग तो नहीं किया? ब्रिगेडियर अग्रवाल ने कहा, जलन और चुभन से बेआरामी रही, मगर अब तो आदत हो गई है। मंगत ने कहा, मैंने बल्लू को अच्छी तरह समझा दिया है, वो आपको नाश्ता करवाने के बाद अल्सर के शरबत की खुराक पिला देगा। आप भी याद दिला देना। ये सुनते ही मेरे जहन में अचानक क्लिक सी हुई। मंगत ने बल्लू को किसी चीज में किसी सियाल के सिर्फ 3-4 कतरे मिलाने की ताकीद की थी। वो चीज गालिबन ब्रिगेडियर अग्रवाल की अल्सर की दवा ही हो सकती है और उस दवा में मिलाया जाने वाला सियाल बिलाशुबा जहर ही हो सकता है। यानी ये खबीस अपने बाप को जहर देकर हलाक करना चाहता है और उसकी मक्कारी का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है कि ये ऐसा इंतजाम करके जा रहा है कि बाप की मौत के वक्त ये घर से बहुत दूर हो, ताकि जहर के जरिए हलाकत का इंकशाफ होने पर कोई उस पर मामूली सा भी शक न कर सके। सूरत हाल के तज्जिये का ये नतीजा मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। ये तसव्वुर भी दिल दहला देने के लिए काफी था कि ये शख्स अपने सगे बाप को संगदिली से हलाक करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। कत्ल की इस वारदात के मुहर्रकात समझना बज़ाहिर कुछ ज्यादा मुश्किल न था। अपने बाप का तहक्कुमाना बल्कि तहकीर आमेज बर्ताव उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया होगा। गालिबन बात बात पर जगत के उम्दा औसाफ की मदह सराई और उसके ऐबों और नापसंदीदा हरकतों पर डांट फिटकार भी उसके दिल में बाप के लिए जहरीली रंजिश पैदा करने का सबब बन गई होगी। बाप की वसी इमलाक में से भारी मिल्कियती हिस्सा मिलने के बाद मुकम्मल खुद मुख्तारी और हर तरह की पूछताछ और सरजनिश से पाक आजाद जिंदगी का ख्याल भी उसके लिए पुरकशिश रहा होगा। इतना पुरकशिश कि वो अपने मुल्क की फौज के इतने बड़े अफसर को बेरहमी से मौत के घाट उतारने पर तुल गया था। तभी ब्रिगेडियर अग्रवाल ने मुझे मुखातिब करके इस अज़ियतनाक तज्जिये से चौंका दिया।
वो मेरी नींद खराब करने पर माजरत का इजहार कर रहा था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि लगभग उसी वक्त बेदार होना मेरा रोजमर्रा का मामूल है। फिर मैंने पेशकश की कि जबकि दोनों भाई रुखसत होने के लिए तैयार हों, मैं अच्छी सी चाय बनाकर सब बेदार अफराद को पिला सकता हूँ। मेरे इसरार के नतीजे में वो दोनों राजी हो गए। मंगत ने कहा कि वो गाड़ी के बगैर किसी मसले के रवानगी के लिए तैयार होने की तस्दीक करके बस चंद मिनट में वापस आ जाएगा। ब्रिगेडियर अग्रवाल को नशिस्तगाह में बैठा छोड़कर मैं बावर्ची खाने में आ गया। वहाँ मुझे चाय बनाने के तमाम लवाजिम बआसानी दस्तयाब हो गए, हत्ता कि नमकीन बिस्किट भी हाथ लग गए। कहवा बनने के लिए पतीली चूल्हे पर चढ़ाकर मैंने रेफ्रिजरेटर में झांका। थोड़ी सी तलाश से मुझे दूध के साथ साथ अल्सर की मशहूर अंग्रेजी दवा की 2 शीशियां भी मिल गईं। उनमें से एक शीशी मोहर बंद थी, जबकि दूसरी खुली हुई और दवा से निस्फ भरी हुई थी। मैंने तेजी से दिमाग लड़ाया और एक लाहे अमल मुरतब करके दोनों शीशियों को जूं का तूं छोड़ दिया। मैं कहवे में दूध डालकर चाय के मजीद जोश खाने का इंतजार कर ही रहा था कि जगत बावर्ची खाने में दाखिल हुआ और चाय बनाने में मदद की पुरजोश पेशकश की। मैंने उसे यकीन दिलाया कि चाय तैयार होने के बहुत करीब है और उसे थालियों में बिस्किट सजाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मैं और जगत चाय और बिस्किट समेत नशिस्त गाह में पहुंचे तो मंगत अपनी गाड़ी का जायजा लेकर वापस आ चुका था। पता नहीं मेरा दिल रखने के लिए यहाँ वाकई चाय अच्छी बनी थी। उन तीनों ने दिल खोल कर मेरे चाय बनाने के हुनर की तारीफ की। हल्के फुल्के नाश्ते से फारिग होते ही ब्रिगेडियर अग्रवाल दोनों बेटों को रुखसत करने मेरे साथ शिकार के लवाजिम से लदी फंदी स्टेशन वैगन तक गया। उन दोनों की वापसी तक हमारी यहाँ से रुखसत यकीनी थी, लिहाजा दोनों ने गर्मजोशी से मुझसे गालिबन आखिरी मुलाकात की। उन्हें रुखसत करके मैं ब्रिगेडियर अग्रवाल के साथ नशिस्त गाह में पहुंचा तो ब्रिगेडियर अग्रवाल ने कहा कि मैंने बलराम को जीप तैयार रखने का कह दिया है। मेरा ख्याल है आप लोग 10:30-11 बजे तक यहाँ से रवाना हो जाएं ताकि इत्मीनान से रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं। बलराम दोपहर के खाने के लिए टिफिन तैयार कर देगा। मैंने नीम रजामंद लहजे में खाने को मना करना चाहा, मगर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने मेरी दरखास्त पूरी सुनने से पहले ही मुस्तरद कर दी। बोला, अब तुम जाकर 2-3 घंटे नींद और ले लो, सुबह नाश्ते पर मिलेंगे। मैं उसके हुक्म की तामील में अपने कमरे में तो आ गया, मगर सोने की गुंजाइश कहाँ थी। मेरा जहन तो बदस्तूर मंगत और बलराम की तरफ से फैलाए हुए साजिश के हलाकत खेज जाल में उलझा हुआ था।